हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसे भी आप ये लेक्चर देखेंगे तो बेटा ये जो वीडियो लेक्चर है ये बनाया जा रहा है स्टैच्यूटरी अपडेट के लिए, जो कि जीएसटी के स्टैच्यूटरी अपडेट है, मई 22 में एप्लीकेबल होंगे। मैं पहले आपको बता दूं, जो बच्चे मई 22 में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने अभी जो क्लासेस लास्ट वाली लगाई है उसमें लास्ट अपडेट तक के जो भी लास्ट अपडेट स्टैच्यूटरी हुए थे वो सब मैंने पढ़ा दिए हैं। तो उनको केवल और केवल अपने अपडेटेड नोट्स में ये वाले अपडेट और देखने हैं जो कि मई 22 के लिए आए। पर जिन बच्चों ने मई 22 के पहले वाला एग्ज़ाम दिया था और बाई चांस वो फेल हो गए, वापस से वो एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, बाई चांस वो अपना पास नहीं कर पाए थे, इस वाले में वापस दे रहे हैं, तो बेटा उनको पुराने अपडेट तो अपने ध्यान रखने ही रखने, जो कि मैं पढ़ा चुका था। सेपरेट वीडियो उसकी आपको चैनल में मिल जाएगी लास्ट वाली अपडेट्स, और इसके अलावा उनको मई 22 के अपडेट भी क्या रखने हैं ध्यान। तो ऐसे करके आप अपना अपना देख लेंगे। तो मई 22 में जो पहली बार दे रहे हैं उनको केवल ये अपडेट देखने हैं, क्योंकि बाकी सारे अपडेट उनके ऑलरेडी कवर कर लिए मैंने अपडेट्स में, यानी कि जो लेक्चर उनके रेगुलर हुए थे उसके अंदर। और मई 22 में जो वापस से सेकेंड बार एग्जाम दे रहे अपना रिपीट करके, जो भी रीज़न होगा, तो उस वाले बच्चों को अपना पुराना अपडेट भी देख लेना है, जो कि 3-4 लेक्चर मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर पढ़ लिए हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़े हो तो वो वाले अपडेट प्लस ये वाले अपडेट मिलाकर वो अपने आप को क्लियर करेंगे जो भी होना है। तो बेटा अपडेट चालू करते हैं। पहला अपडेट जो दिया गया है वो एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर से दिया गया है। एग्जाम सप्लाई का पहला अपडेट आपके सामने आता है। तो पहला अपडेट आया है, एक जो एग्जाम्शन ऑलरेडी मिल रही थी उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। एक एंट्री 72 करके एग्जाम्शन थी। एंट्री 72 में बेटा एक एग्जाम्शन दी गई थी कि अगर कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड सेवाएं आप लोग देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सारा खर्चा अगर सरकार उठाती है तो वो सेवा पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगी। आपके नोट्स में होगी, आप आराम से चेक करना। पहले लैंग्वेज थी सारा खर्चा सरकार उठाए, टोटल एक्सपेंडिचर था। अब इन्होंने एक लाइन जोड़ दी है उसके बीच में, और वो है 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो अमेंडमेंट क्या हो गया है कि पहले था टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय गवर्नमेंट, अब हो गया 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर बाई चांस आपको ट्रेनिंग सेवाएं दे रहे हैं सरकार को, और उस ट्रेनिंग का 80% खर्चा भी सरकार उठा ले, तो भी आपके द्वारा दी गई सेवा एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि 75% से ज़्यादा खर्चा सरकार उठा रही है। पहले ये लिमिट सारा खर्चा सरकार उठाएगी तो मिलती थी, अब इन्होंने बदल के 75% और मोर कर दिया है। ईजी। अमेंडमेंट 2 दिया गया बेटा। अमेंडमेंट 2 एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस की गई है, सेकंड नई एग्जाम्शन आई है, पहले नहीं थी। एंट्री 61A करके नई एंट्री आई है, और उस नई एंट्री में दिया गया है, बहुत ही फर्जी सी है। ये बोलते हैं कि अगर कोई नेशनल परमिट देने की सेवा दी जा रही है इस गुड्स कैरियज को, गाड़ियों को परमिट मिलते हैं आपको पता होगा, तो ये कह रहे हैं सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियज, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया इज एग्जेप्ट। तो अगर बाई चांस आपकी कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को आप इंडिया में ऑपरेट करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आपको उस गुड्स कैरियज को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए बेटा नेशनल परमिट। तो नेशनल परमिट अगर आप लेंगे तो उसके लिए जो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे उस पर आपसे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सेवा पूरी तरह से एग्जाम्प्ट कर दी गई है। नेक्स्ट है तीसरा अमेंडमेंट। इसी में एक एग्जाम्शन है जो कि हटा दी गई है, विड्रॉ कर दी गई है। विड्रॉ कर दी गई है, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, लास्ट वाले लेक्चर में शायद मैंने ये अपडेट, ये वाली सेवा पढ़ाई भी नहीं थी, क्योंकि हट चुकी थी। मेरे को पता था, शायद मेरे को पता होगा, शायद पता नहीं मेरे को अच्छी तरह से। अगर पढ़ाई हो तो आप हटा लेना, नहीं पढ़ाई हो तो वैसे ही आपने नहीं पढ़ी तो बात ही खत्म है। सेवा बड़ी फर्जी सी है। ये कह रहे हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अगर लीजिंग ऑफ एसेट की सेवा दी है, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अगर कोई लीजिंग ऑफ एसेट की सेवा दी है इंडियन रेलवे को, बेटा किसको दी है? इंडियन रेलवे को। तो IRFC ने अगर लीजिंग ऑफ एसेट की सेवा इंडियन रेलवे को दी है, तो वो सेवा पहले एग्जाम्प्ट हुआ करती थी, अब वो सेवा क्या हो चुकी है? टैक्सेबल। अब उसमें एग्जाम्पशन हट चुका है। तो ये आपके सामने अपडेट नंबर तीसरा एग्जाम्पशन का। तो पहला चैप्टर बेटा खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर आ गया आपके सामने, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो अपडेट है बहुत ही ईजी सा है, मैं फटाफट से आपको कंक्लूड करता हूँ। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये कह रहे हैं कि आपको बेटा याद हो तो हमारा एक कानून होता था रजिस्ट्रेशन कैंसिल का। वहाँ पे आपको पता हो तो कैंसिलेशन 2 टाइप का होता था, या तो ऐसे खुद अपनी इच्छा से कैंसिलेशन करवा लेता था, या डिपार्टमेंट अपनी इच्छा से कैंसिलेशन करता था। आपको अगर याद हो तो डिपार्टमेंट जब अपनी इच्छा से कैंसिलेशन करता था तो उसके कुछ रीजंस होते थे, वो रीजंस मैंने आपको लिखवाए भी थे। अब उन रीजन से अगर डिपार्टमेंट कैंसिलेशन करता था तो वहाँ पे फिर अगला सेक्शन बेटा क्या आता था कि अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन करता है तो अगर एसएससी चाहे, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो चाहे तो वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और रिवोकेशन करने का टाइम लिमिट होता था बेटा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, ये आपका टाइम लिमिट होता था।
कितने दिन में रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते थे? 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिल, सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ये टाइम लिमिट आपको लिखवा रखा है मैंने, इसमें कोई अपडेट नहीं है। इन्होंने क्या करा, ये जो 30 डेज का टाइम लिमिट दिया गया रिवोकेशन अप्लाई करने का, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ये अपडेट है। इन्होंने बोला कि ये 30 दिन का समय बढ़ाया जा सकता है, सफिशिएंट रीजन अगर हो तो। क्या हो तो बताइए वापस से, सफिशिएंट रीजन अगर हो तो सफिशिएंट रीजन अगर हो, देखिए सफिशिएंट रीजन अगर हो तो ये टाइम बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है सर? तो बेटा जवाब है 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 30 दिन बढ़ाया जा सकता है ये टाइम लिमिट। पर ये 30 दिन बढ़ाने के लिए पावर किसके पास है? एसी या जेसी के पास है। या तो एडिशनल कमिश्नर बढ़ा सकता है या जॉइंट कमिश्नर बढ़ा सकता है, डिपार्टमेंट की ऑफिसर की पोस्ट है ये। और इसी 30 दिन के टाइम लिमिट को और अगले 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है अगर कमिश्नर की पोस्ट का आदमी हो तो। यानी कि देखा जाए तो इनिशियल टाइम पीरियड जो 30 डेज का है उसको और अगले 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है एसी जेसी की परमिशन से, और अगले 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है कमिश्नर की परमिशन से। तो ओवरऑल जो टाइम लिमिट बेटा आपके सामने हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 30 + 30 + 30। 30 इनिशियल है, +30 + 30, तो 30 + 30 + 30 90 दिन तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये अपडेट नंबर नेक्स्ट आपके सामने। अगला बेटा अपडेट आपके सामने टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल चैप्टर में। तो ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड पहला अमेंडमेंट है, बहुत इजी है। आपको बेटा याद हो तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है, और मैंडेटरी किन लोगों के लिए हो गई? जिनका 17-18 से लेकर किसी भी ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। आपको ये तो सब पता ही होगा। और कुछ लोगों को इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, ये लोग आपके सामने मैंने लिखवा रखे हैं। SEZ को नहीं ज़रूरत है, NBFC को, बैंक्स को, GTA वालों को, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर सर्विस वालों को, ये सब पता है आपको। तो जिन लोगों को बेटा मैंने पहले लिखवाया था, ये 4-5 लोग थे, 1 2 3 4 5 लोग पहले ही थे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। एक नया नाम और ऐड कर लीजिए। एक नया नाम जो ऐड करना है वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो अपडेट ये हुआ है कि अब जो पहले 5 स्पेसिफिक लोगों को ई इनवॉइसिंग से माफ़ी थी, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी ई वे बिल जनरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अमेंडमेंट है, ई वे बिल सॉरी क्या ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे अगला अमेंडमेंट किया गया बेटा ई वे बिल के अंदर किया गया है, और वो अमेंडमेंट किया गया रूल 138E के अंदर। रूल 138E में क्या अमेंडमेंट है? उससे पहले मैं रूल 138 के बारे में आपको आइडिया देता हूँ। रूल 138E में क्या लिखा है? रूल 138 में लिखा है कि अगर आपका GST नंबर डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, अगर आपका GST नंबर डिफ़ॉल्ट में आ जाता है तो आप उस GST नंबर से ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल का रूल है 138E। तो बेटा ये जो रूल 138E है, इसमें ना ये दूसरी बार अमेंडमेंट हुआ है। देखा जाए तो शुरुआत में जब ये रूल 138E था तो उसमें दिया गया था डिफ़ॉल्टिंग कब होगा GSTIN आपका? जब लगातार 2 महीने से आपने अपने रिटर्न नहीं फाइल करे, अगर आप रेगुलर स्कीम वाले टैक्स पेयर हैं। तो अगर आप रेगुलर स्कीम वाले टैक्स पेयर हैं, लगातार 2 महीने से आप अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आपका GSTIN डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। और अगर आपका GSTIN डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा तो उस GSTIN के बेसिस पे आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कंसाइनर है, चाहे आप कंसाइनी है, चाहे आप ट्रांसपोर्टर है, कोई भी है, नहीं कर सकते ई वे बिल जनरेट। ये आपका रूल 138E का इनिशियल प्रोविजन था। लेटर ऑन लास्ट अपडेट में इन्होंने क्या करा, वो जो लगातार 2 महीने रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड है उसको लगातार 2 टैक्स पीरियड कर दिया। क्योंकि आपको बेटा याद हो तो रेगुलर टैक्स पेयर वाले जो लोग हैं आजकल, वो आजकल QRMP में भी आ सकते हैं। तो QRMP वाले जो लोग हैं वो महीने के महीने रिटर्न नहीं भर रहे, वो क्वार्टरली भर रहे हैं, तो वो लोग भी डिफ़ॉल्ट बन सकते हैं। तो उनका लगातार 2 महीना नहीं हो सकता, 2 क्वार्टर होगा उनका। तो उन्होंने 2 महीना 2 क्वार्टर करने के बजाय उधर वर्ड चेंज करके लगता है लगातार 2 टैक्स पीरियड से अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो रिटर्न फाइल करने में, तो आप नहीं आ सकते। यानी कि आपका GSTIN डिफ़ॉल्टिंग हो जाएगा और आप उस GSTIN के बेसिस में ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। ये उन्होंने लास्ट अपडेट में दिया था, मतलब लास्ट अपडेट जो दिसंबर 21 वाले बच्चों पे एप्लीकेबल हो गया था। तो ये आपका सेकंड इन्होंने अपडेट करा, 2 टैक्स पीरियड कर दिए, 2 मंथ की जगह लगातार 2 टैक्स पीरियड। अब इन्होंने इस बार वापस से रूल 138E में अपडेट करा। अब क्या अपडेट करा? बहुत इजी अपडेट है। इन्होंने एक रिलैक्सेशन डाला 138E में। इन्होंने बोला कि अगर आपका GSTIN डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, अब कब आ जाएगा GSTIN आपका डिफ़ॉल्ट में? बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपका GST नंबर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा अगर आप लगातार 2 टैक्स पीरियड से अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और आप रेगुलर स्कीम वाले बंदे हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये है डिफ़ॉल्ट में आने का। डिफ़ॉल्ट इस रीज़न से होता है, तो डिफ़ॉल्टिंग होने के लिए ये रीज़न है। अगर आपने लगातार 2 टैक्स पीरियड से अपने रिटर्न फाइल नहीं करे तो आपका GSTIN बेटा डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। अब पहले क्या था कि अगर आपका GSTIN डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा तो इन दैट केस आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा जनरेशन। चाहे आप वो ई वे बिल एज ए
कंसाइनर जनरेट करना चाह रहे हो, एज ए कंसाइनी जनरेट करना चाह रहे हो, एज ए ट्रांसपोर्टर करना चाह रहे हो। अब इन्होंने बोला अर्लियर क्या था, डिफॉल्ट आ जाएगा और आप ईवेबल जनरेट नहीं कर सकते, नीदर एज ए कंसाइनर नॉर एज ए कंसाइनी नॉर एज ए ट्रांसपोर्टर। आपको पता होगा ईवेबल कंसाइनर कंसाइनी ट्रांसपोर्टर कोई भी जनरेट कर सकता है। कंसाइनर कंसाइनी ट्रांसपोर्टर, कंसाइनर का मतलब हो जाता है सप्लायर, कंसाइनी का मतलब जनरली रिसिपेंट हो गया, आपको पता ही होगा, ये तो आपने पढ़ा होगा लेक्चर। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका GSTIN डिफॉल्ट में आ जाएगा। हेलो, हाँ नहीं, मैं तो अमेंडमेंट की बना रहा हूँ अभी। तो अभी तो क्लास में हूँ यार, रिकॉर्डिंग में तो क्या बात करी रुझे। तो ये अर्लियर कंसाइनी कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर ऐसा था। इन्होंने इस बार रिलैक्सेशन दिया बेटा। रिलैक्सेशन क्या दिया, इन्होंने कहा कि अगर आपका GSTIN डिफॉल्ट में आ जाता है, अगर आपका GSTIN डिफॉल्ट में आ जाता है तो आप एज ए कंसाइनी यानी कि रिसिपिएंट और एज ए ट्रांसपोर्टर ईवेबल बना सकते हैं, एज ए सप्लायर नहीं बना सकते। मतलब पहले ना कंसाइनर के तौर पे बना सकते थे, ना कंसाइनी के तौर पे, ना ट्रांसपोर्टर, तीनों कट थे पहले तीनों के तीनों अलाउ नहीं थे। अब क्या हो गया कि अगर आपको ईवेबल बनाना है तो एज ए कंसाइनी और एज ए ट्रांसपोर्टर बना सकते हैं, एज ए कंसाइनर बना हो गया। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ लैंग्वेज देखिए, said rule has been amended to relax such restriction. Blocking of GSTIN for e-waybill generation would apply only for defaulting supplier as a consignor। मतलब एज ए सप्लायर अगर आप डिफॉल्ट, मतलब कि अगर आप डिफॉल्ट में है और एज ए सप्लायर आप GSTIN बनाना चाह रहे हो तो नहीं बना सकते, ई-वेबिल नहीं बना सकते। नॉट फॉर डिफॉल्टिंग रिसिपेंट और ट्रांसपोर्टर GSTIN। तो अगर आप रिसिपेंट या ट्रांसपोर्टर के तहत ई-वेबिल में आ रहे हैं, एज ए रिसिपेंट या एज ए ट्रांसपोर्टर ई-वेबिल में आ रहे हैं। आपको पता है ई-वेबिल में 3 डिटेल होती है, कंसाइनर की, कंसाइनी की, ट्रांसपोर्टर की, या वीकेंड से सप्लायर की, रिसिपेंट की, और आपका नंबर 3 ट्रांसपोर्टर की। तो अब ई-वेबिल में अगर आप पहले डिफॉल्टिंग थे तो आपकी डिटेल जा ही नहीं सकती थी, चाहे आप एज ए सप्लायर आओ डिटेल में, चाहे आप एज ए रिसिपेंट हो, चाहे एज ए ट्रांसपोर्टर आओ। अब से क्या हो गया, अब से सप्लायर के नाते तो आप नहीं आ सकते, अभी भी ब्लॉक हो आप, पर एज ए रिसिपेंट और एज ए ट्रांसपोर्टर आप आ सकते। तो ये अपडेट हुआ है जो कि आपको क्या रखना है यहाँ पर ध्यान, ई-वेबिल का। नेक्स्ट अपडेट जो आपका दिया गया है बेटा वो है रिटर्न चैप्टर में। रिटर्न चैप्टर में जो अपडेट है बड़ा सीधा सा है। रिटर्न चैप्टर का अपडेट क्या कहता है, ये अपडेट आपकी पता है, एक सेक्शन 47 होता था बेटा रिटर्न में, लेट फीस। जो अभी रिसेंटली बच्चे पढ़े उनको तो मैंने लेट फीस अपडेट वाली बता भी दी थी, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको पता हो तो सेक्शन 47 में अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाते थे, कौन से रिटर्न, 37 के रिटर्न, 39 के रिटर्न और फाइनल रिटर्न, आपको पता हो तो जो आपका एक और टाइप का रिटर्न होता था सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न, उसकी फीस अलग होती थी, चेक करना आप अपने नोट्स में। और बाकी सारे रिटर्न में अगर आप लेट होते थे तो सेक्शन 47 की फीस होती थी। तो अब इन्होंने 47 को बेटा अपडेट कर दिया। 47 की लेट फीस चेंज हो गई है। क्या हो गई है चेंज वगैरह, वो सुन लीजिए आप ध्यान से। लेट फीस अब आपकी कुछ ऐसी है जो कब से एप्लीकेबल है, सुन लीजिए। टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 फ्रॉम जून 21 और क्वार्टर एंडिंग जून 21। आपको पता ही है कि महीना और क्वार्टर दो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग महीने के महीने रिटर्न भरे होंगे, कुछ लोग क्वार्टरली रिटर्न भरे होंगे। तो जो महीने के महीने रिटर्न कर रहे हैं वो जून महीने से फीस ये वाली देंगे, और जो क्वार्टरली रिटर्न भरे होंगे वो जून क्वार्टर से फीस ये वाली देंगे। सीधा सा लॉजिक है। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, कौन सा डिफ़ॉल्ट, इधर 37 का रिटर्न भरने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, दैट इज़ GSTR1, या 39 के रिटर्न भरने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, दैट इज़ 3B वगैरह भरने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, या एक और डिफ़ॉल्ट किस में कर सकते हैं आप, फाइनल रिटर्न भरने में, सेक्शन 45 का रिटर्न। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फीस जो बेटा होगी, अब ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर आप ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जो कि नील आउटवर्ड सप्लाई किए हैं टैक्स पीरियड, यानी कि आप नील रिटर्न भर रहे होंगे GSTR1 का या 3B का, तो आपकी फ़ीस है बेटा 500 रुपया। ये फ़ीस आपको देनी है। 250 रुपया CGST के नाम पर देना है और 250 रुपया SGST के नाम पर देना है, और IGST में डिफ़ॉल्ट यानी हो तो 500 रुपया उसका हो जाएगा। यानी कि 500 रुपया टोटल फीस है, 250 CG प्लस 250 SG मिलाकर 500 रुपया। ये लेट फीस है आपकी अगर आपका नील रिटर्न है तो। नंबर 2, अगर आप अदर देन 1 है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे, 1.5 करोड़ या उससे नीचे पिछले साल, यानी कि नील रिटर्न नहीं भर रहे वाले, यानी कि जो लोग नील रिटर्न नहीं भर रहे, फर्स्ट में जो नहीं आ रहे वो सेकंड में आ जाएंगे, और उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे नीचे,
तो फिर उनकी फीस है 2,000 रुपये बेटा। 500 की फीस 2,000 हो जाएगी, वही 1000 CG 1000 SG के मिलाकर 2,000 टोटल फीस है। अगर टर्नओवर लास्ट ईयर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ रुपीज़ 5 करोड़ और ग्रेटर देन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 1.5 करोड़ ज़्यादा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, कुल मिलाकर ज़्यादा है पिछले साल से 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ की लिमिट में है, तो 5,000 रुपये देनी है, उसमें 2,500 रुपये CG और SG है। और जो बेटा 1 और 2 में नहीं आते उनको वही पुरानी वाली सेक्शन 47 की फीस देनी है, वही पुरानी वाली जो आपकी 100 रुपया पर डे चलती थी, आपकी पता हो तो आपको 100 रुपया पर डे और 5,000, आप देखना अच्छी तरह से, वही पुरानी फीस लगती रहेगी। तो कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है, निल रिटर्न भर रहे हैं तो 500 रुपया फीस है, 250 CG 250 SG। अदर देन निल भर रहे हैं तो इतना ही याद रखें आप, इतना काफ़ी है। अदर देन निल भर रहे हैं और 1.5 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर है तो फिर 2,000 रुपये फीस है, 1000 + 1000। और अगर 1.5 से ज़्यादा है तो फिर 5 करोड़ तक में आ जाओ तो 5,000 फीस है, 2.5 + 2.5 ये आपकी फ़ीस हो जाएगी, ठीक है। आगे अब 39 के अंदर रिटर्न जब आप भरते तो बेटा ये तो हो गए 3B वालों के रिटर्न, ये तो 3B वालों के हो गए। किन की बात चल रही है, जो 3B और 1 भरते हैं यानी रेगुलर वाले। पर अगर आप मान लीजिए GSTR 4 वाले व्यक्ति हैं, जो GSTR 4 मतलब कौन हो गया, जो कंपोजिशन वाले, उनका रिटर्न GSTR 4 में जाता है, उनके लिए जो फीस है वो सुन लीजिए। अगर वो निल GSTR 4 भर रहे हैं तो 500 रुपया फीस, 250 + 250। और अगर अदर देन 1 है तो फिर 2,000 रुपये फीस है, 1000 + 1000। तो यानी कि रेगुलर वालों के लिए ऊपर का प्रोविजन हो गया, यानी कि इधर 500, इधर 2,000, इधर 5,000, 3 ऑप्शन हो गया आपके पास, 500, 2,000, 5,000। और तीनों नहीं लगते तो फिर वो भी पुराना वाला कानून, ये आपका सिंपल कानून हो गया। 500, 2,000, 5,000, 3 में आ गए तो नहीं, तो वही पुराना वाला प्रोविजन जो लग रहा था आपके ऊपर। और कंपोजिशन वाले हो तो फिर निल पे तो 500 है और अदर केसेस में 2,000 रुपये, ये आपकी फ़ीस है जो आपको क्या रखनी है ध्यान। चलिए, और लास्ट अमेंडमेंट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंडेटरी जमा कराना। बेटा ये मेरे को तो फर्जी लगता है, अमेंडमेंट किसी काम का है नहीं। एक बार मैं रीडिंग के लिए आपके लिए पढ़ लेता हूँ, नथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ये तो काम का ही नहीं बिल्कुल भी। 1 अगस्त 2021 से ये कह रहे हैं कि सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न, CGST एक्ट 2017 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड सो एज टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट duly audited by professional and to provide for filing of annual return on self certification basis। तो अमेंडमेंट सीधा है। पहले क्या होता था बेटा, एनुअल रिटर्न जब भरते थे तो आपको एनुअल रिटर्न भरने के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी जमा कराना पड़ता था, जो कि ड्यूली ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होता था, तो जमा कराना पड़ता था एनुअल रिटर्न के साथ। अब इन्होंने बोल दिया है कि इस प्रकार की ऑडिटेड की जरूरत नहीं, आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे ही आप एनुअल रिटर्न भर सकते हैं। तो फर्जी ये कह रही है प्रैक्टिकल लाइफ में काम वाला सेक्शन है, तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट मानता नहीं हूँ। तो मेन बेटा ये जो अपडेट अभी आया है उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक तो वो वाला इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए रिवोकेशन का टाइम लिमिट 30 + 30 + 30। नंबर 2 अपडेट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया आपका वो वाला क्या नाम है, सेकेंड ई-वे बिल, जो पहले डिफॉल्टिंग सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर तीनों नहीं बना सकते थे एज ए, और अब केवल एज ए सप्लायर अगर आप डिफॉल्टिंग हो तो ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकता, एज ए रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर हो सकता है, ठीक है। और एक आपका अपडेट हो गया लेट फीस वाला सेक्शन 47 में। बेटा याद रखना एक सेक्शन और था अलग से, वो एनुअल रिटर्न में जो लेट फीस है वो एज इट इज़ है, एनुअल रिटर्न की लेट फीस एज इट इज़ है जो पहले लग रही थी, वो सेक्शन 47 नहीं है। इसको अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में देख लेना। ये जो लेट फीस वाला कानून है ये ऊपर वाला है, आपके नोट्स में देखना आप 2 टाइप की लेट फीस लगवाई है, तो अच्छी तरह से आप चेक करके जाएंगे जो मैंने आपको बोला है। चलिए, तो ये बेटा अपडेट्स आपके सारे के सारे क्या हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, जो कि GST में आपको दिए गए। थैंक यू।